अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी महाज़ाराइयाँ अपनी जगह, लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो एक अनसर्टेनिटी है, जो एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, वो जन्म दे रही है इस वक्त गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल को, और ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रही हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर भी हाई है और साथ साथ मुल्क की मईशत जो है वो बुरी तरीके से गिर रही है। मुल्क की मईशत जो है वो एक गर्दाब में फंसती चली जा रही है। मुल्क में एक सिविल क्राइसिस इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में है। डॉलर्स हमारे पास है नहीं, और बात यह है कि स्टेट बैंक सिर्फ रुपए छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। हमें डॉलर चाहिए। डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है नहीं। जो लेटेस्ट फिगर है 4.6 बिलियन डॉलर्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास है, जो कि हार्डली एक महीने की इंपोर्ट कवर के बराबर हैं। कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ प्लेजेस थे, लेकिन वो सब भी इस वक्त कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे। और आलम यह है कि हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं इस मसले को। आज दोबारा इसके ऊपर हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि पोर्ट के ऊपर हज़ारों की तादाद में अरबों रुपए मालियत के कंटेनर्स जो है वो फंसे हुए हैं। महज डॉलर्स नहीं हैं, उनकी पेपर्स जो है वो क्लियर, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। और ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि इसमें दवाओं से लेकर या दाल से लेकर दवाओं तक, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब भी इससे मुतासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी मुआशी तरक्की जिसे हम कहते हैं, उसका जो रोल मॉडल है उसमें वो पूरा का पूरा इंपोर्ट बेस्ड है। हम खाम माल इंपोर्ट करके और अपने उसके बाद अपने फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। यानी $1 एक्सपोर्ट का कमाने के लिए हमें $3 जो है इंपोर्ट के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो ये जो एक डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, इसको महदूद करने के लिए, कम करने के लिए हुकूमत का ये इक़दाम कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए। और इंपोर्ट को कर्टेल दोनों सूरतें हैं, एक तरफ से ज़ाहिर है कि डॉलर नापैद है, और इंपोर्ट को कंटेल जिस तरीके से किया जा रहा है उसकी कीमत हमारी मईशत इस वक्त अदा कर रही है। इस वक्त मियां अंजुम निसार जो कि साबिक सदर है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ काशिफ अनवर साहब जो कि सदर हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जफ़र पराचा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ई-कैप के, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। अंजुम निसार साहब, आपकी तरफ चलता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, जो कि अब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और ये इफेक्ट जो है इंतहाई खराब है मुल्क की मईशत के ऊपर। मियां अंजुम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही थी बीच में ज़रा। जी अंजुम निसार साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, बात आपकी सुन ली मैंने जी। डेफिनेटली जी, आपने ख़ुद ही बताया अपने प्रीएम्बल में भी कि मुल्क की जो मईशत के जो मामलात हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, और एक तरफ बड़ी बेयकीनी और बड़ी बदहाली वाली सूरत हाल नज़र आ रही है, और लगता है कि कोई मतलब है इस वक्त सियासत जो है वो मईशत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मईशत आपकी डूब रही है। और मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया तो कहती है कि इकॉनमी पहले और उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासत जो है वो डोमिनेट करती है, और जो है वो मईशत पीछे रह गई है। अब आप देख लें इस वक्त जो पिछले जब से गवर्नमेंट आई है, हम तो समझते थे कि माशाल्लाह कि एक्सपीरियंस लोग हैं, ये पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे, और ये जो हम इकनॉमिक गर्दाब में जो फंसे हुए हैं इससे शायद हम बाहर निकल आएंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो रही है। अब देख लें कंटेनर्स जो हैं इंपोर्टर्स के रुके हुए हैं, उसको कोई टच करने को तैयार ही नहीं है उस सब्जेक्ट को। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर अखबारों के ज़रिए इत्तफाक से डार साहब से भी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि ये जो कंटेनर्स लातादाद फंसे हुए हैं उनमें बहुत सारे तो दालों के हैं, वो तो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको तो कम से कम छोड़ दें। और अगर कुछ आइटम समझते हैं कि गैर ज़रूरी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स बैंक से अगर आप नहीं रिलीज़ करवाना चाहते, तो कम से कम ये जो कंटेनर्स हैं इनको डी स्टफ़ करवा दें किसी बाउंडेड वेयर हाउस में, कंटेनर्स वापस चले जाएं जो है असल शिपिंग मालकान के पास, और ये डिटेंशन चार्जेस और डैमरेज से हम बच जाएं। लेकिन कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं, कोई मिल के
बैठ के बात करने को तैयार नहीं। अलमिया ये है, इस्लामाबाद तो हमेशा से, इस्लामाबाद का तो सिक्का राइजुल वक्त उनका ये कसूल है कि जनाब हमसे ज़्यादा कोई अक्लमंद कोई नहीं है, हमने किसी से राय नहीं लेनी, स्टेक होल्डर से बात नहीं करनी। आज नतीजा ये है, हो सकता है हम भी कोई गलती से कोई बेहतर बात कर जाएं। सही। मैं 4 महीनों से कह रहा हूँ कि जनाब ये हज उम्रे को बंद करवा दें, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो फैमिलीज़ की इनको बंद करवा दें, कहीं से डॉलर बचा लें, और जो इंटरनेशनली जो लोग बिज़नेस ट्रैवलिंग होती भी है तो उसमें भी कोशिश करें कि ये हमारी जो है आपकी जो पैसे जो हैं वो $200 से ज़्यादा डेली के इस्तेमाल ना कर सके, हम अपनी बेल्ट टाइट करें। शुगर इंडस्ट्री की सिचुएशन ये थी कि 10 ऑलरेडी वो 1 मिलियन टन उनके पास फालतू शुगर अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने इजाज़त दी है 2-2.5 महीने बाद। एक्चुअली जो फैसले हैं वो बड़े डिले से हो रहे हैं और हो ही नहीं रहे। अगर हो भी रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। ये पॉइंट जरा रखता हूं काशिफ अनवर साहब, एक तो फैसले नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट की कहीं, और हो भी रहे हैं तो वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। लगता नहीं है कि इस वक्त इकॉनमी जो है वो तरजीह के ऊपर है, अक्ल कुल जो है वो लोग बने हुए हैं, और उसके साथ मलबा जो है वो सारा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, जो हमारे जो ट्रांसलेटर है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हो रहा है महंगाई की सूरत में। हमारे साथ पूरा हमारा पैनल, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। काशिफ साहब, काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, सारी जो तवज्जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर है, और यहाँ पर पुलों के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को एक पेज पे बैठना चाहिए, और ये जब तक एक पेज पे नहीं बैठेंगे और जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ। और गवर्नमेंट्स, और मैं गवर्नमेंट्स कह रहा हूँ क्योंकि हर सूबे में अलग-अलग गवर्नमेंट है, फेडरेशन में अलग गवर्नमेंट है, और अपोजिशन ये इस वक्त उस तरह से शायद हमारा नहीं सोच रहे जिस तरह से इन्हें हमारी इकोनॉमी के मुतालिक सोचना चाहिए। अगर इसी तरह से ये अपनी सियासत गेम खेलते रहेंगे तो ना ही उसका इमेज इंटरनेशनली जाएगा, ना ही आपका लोकल इन्वेस्टर बाहर आएगा, ना ही आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और आपके मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन का भी तूफान आने वाला है उससे तो मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट 2% और बढ़ जाएगा। कल है ना, कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, कल तैयार रहें। वही ना, एक्सपेक्टेड है कि आपका 2 BPS पॉइंट्स बढ़ जाएगा, और अगर अभी 16 है तो 18 हो जाएगा, चले 17 भी कर देते हैं तो आपको 23-24% से कम पे माल नहीं मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपने इंडस्ट्रियां कैसे चलानी है, कंटेनर्स आपके रिलीज नहीं हो रहे, सब्जियां आपकी रिलीज नहीं हो रही, प्याज, अदरक, लहसुन आपका सारा उतर पड़ा है। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट यहाँ से ये भी करूंगा कि देखें, इस वक्त ये वक्त है कि अभी हम बैठकर सारे एक पेज पे जो हम सारा अपने हमसाया मुमालिक का माल वाया दुबई खरीद रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं उससे सारा ये माल खरीद लेते। अभी हमें इस वक्त इमीडिएट फैसले करने होंगे बहुत से, हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म सोचना होगा, हमें इस वक्त डॉलर्स चाहिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं एमनेस्टी अनाउंस कर देती अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स के लिए? हम 9th रिव्यू के लिए परेशान है कि IMF का 9th रिव्यू हमारा नहीं हो रहा, उसमें देर हो गई है, $1 बिलियन चाहिए। हम क्यों अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स की नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि टोटल एमनेस्टी अनाउंस कर दें तमाम कैपिटल्स की, तमाम एसेट्स की, कि आपके पास पैसे आ जाएं। हमें इस वक्त पैसे चाहिए, हम इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं। अगर आप इस वक्त हमारे कंटेनर्स रिलीज नहीं करेंगे, हमारे रॉ मटेरियल्स रिलीज नहीं करेंगे, हमारी इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी, आपको टैक्स कैसे मिलेंगे, बेरोजगारी हो जाएगी आपके मुल्क के अंदर, आप कैसे सारे सिस्टम को संभालेंगे? ठीक है, आपके पॉइंट को रखता हूं, जरा जफर पराचा साहब की तरफ भी चलते हैं। पराचा साहब, क्या इस वक्त पोजीशन है? रिजर्व आपके सामने है, फिर जो पैरेलल 3 इस वक्त मार्केट्स चल रही है, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट, फर्क कितना बड़ा है? इस फर्क को कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि एक मुसलसल ये तकाजा है कि मार्केट बेस्ड कर दें, मार्केट बेस्ड कर दें। मार्केट बेस्ड अगर करते हैं तो 260-65 का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा झटका होगा और कब तक के लिए होगा, और उसके बाद स्मूथ कब होंगे हालात?
देखिए जनाब, बात यह है जैसे आपने फरमाया कि जो रेट है इसको जो एक्चुअल रेट पे लाना पड़ेगा। जैसे पहले हमारे यहाँ एक था रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट्स, उसके ऊपर आप जब तक नहीं लाएंगे ये मसाइल आपके हल नहीं होंगे। जहां तक बात है डॉलर की अवेलेबिलिटी की, मैं ये समझता हूँ डॉलर की अवेलेबिलिटी है और खूब है, सिर्फ मसला है रेट का। देखिए जब तक आप इसको रेट को ठीक नहीं करेंगे, इस वक्त रेट है 228 या 230 का, एक्चुअल जो मार्केट में हम लोग जो डॉलर सप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक्स को, वो तो तकरीबन 256 और 257 में जा रहा है, और हम उनको काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर डेली बेसिस पे देते हैं जो वो पब्लिक की जरूरत पूरी करते हैं। तो इसका मकसद है कि डॉलर्स तो हैं, ठीक, खाली मसला है रेट का। जैसे कि मैंने एक आप प्रपोजल दी है पिछले दिनों इसहाक डार साहब को भी मैं मीटिंग में कहा कि आप 3 रेट कर दीजिए इस वक्त। आप 240 का रेट कर 230 का रेट कर दीजिए एक्सपोर्टर के लिए, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और एक्सचेंज कंपनी जो रेमिटेंस ला रही हैं उनके लिए 242 का रेट कर दें, और इम्पोर्टर्स के लिए 236 का रेट कर दें। ये मैं बात कर रहा हूँ इंटर बैंक की। ये 236 का रेट है, ये वेटेड एवरेज रेट है, गवर्नमेंट के खजाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी रेमिटेंसेस गिर गई हैं तकरीबन 20%, वो वापस आपके सिस्टम में आ जाएगी बैंक्स के अंदर, क्योंकि अगर हम उनको 228 रुपए देंगे और हवाले के अंदर 270 का रेट है और ओपन मार्केट में 260 का रेट है, तो ये मजीद चीजें जो डिक्लाइन होगी आपकी रेमिटेंस, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होगी। इम्पोर्टर को आप जो रेट है वो उसको सही रेट पे लगा के दें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो इस वक्त हम जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं वो हम सब के सब श्रीलंका हमसे पहले सेम इन लाइंस के ऊपर ले चुका है, और वो दिन ब दिन उसका जो थी चीजें खराब हुई। अगर हम ये चीजें नहीं करते, अगर हम ये चीजें नहीं करते, IMF की बात नहीं मानते, तो हमारे यहाँ महंगाई की सतह आ जाएगी 75% पे, और अगर उनकी बात मानते हैं तो 75% पे आ जाएगी, 50% पे। और अगर खुदा ना करे हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर हमको IMF भी अपने पास नहीं लेगा। वो ये कहेगा कि आप अपने पहले कर्जे सारे रीशेड्यूल करके आए, जैसे कि श्रीलंका कभी। ठीक है, यानी श्रीलंका के बहरान से हमको समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। मियां अंजुम निसार साहब, ये जो इस वक्त एक प्रपोजल जो दिया एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने, मनी चेंजर्स ने, कि जनाब आप इसको ज़रा प्रायोरिटाइज करें और जो एक्सपोर्टर्स के लिए 230 का रेट, एक्सपैट्रिएट्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 242, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज हों और पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ, और 236 का रेट जो है वो इम्पोर्टर्स के लिए, क्योंकि डॉलर्स की कमी नहीं है, डॉलर्स वाफिर मिकदार में मौजूद है पाकिस्तान में। 41% गोल्ड ने ऐसे ही रिटर्न नहीं दिया है पाकिस्तान के अंदर, पैसा है लेकिन रेट्स का मसला है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये जस्टिफाई कर सकता है, इस तरह से बात को आगे बढ़ाई जा सकती है? बड़ा देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो अब बहुत डिले के बाद गवर्नमेंट ने आखिर, इमरान साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं सुन रहा हूं, बहुत डिले के बाद मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन एंड पे कुछ आवाज़ नहीं आई। गुजारिश करने का मतलब है कि बहुत डिले के बाद IMF को दोबारा उसकी कंडीशनलिटीज़ को मीट करने की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो उसकी जो प्रायर कंडीशंस हैं वो 2 हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी डॉलर को जो फ्री मार्केट बेस पे करें और उसको वो रिस्ट्रिक्ट ना करें। ये गलत होगा कि एक्सपोर्टर के लिए एक रेट रखें, इंटर बैंक के लिए दूसरा रेट रखें और रेमिटेंस के लिए तीसरा रेट रखें। तो ये तो वो IMF मानेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो हमने बड़ा डिले करके बड़ा जुल्म किया है। अगर यही कुछ करना था, हम तो गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि 160-70 रुपये का डॉलर हो जाएगा, इस वक्त बात हो रही है 300 रुपये की, 250 से तो खैर 260-70 से तो क्रॉस कर चुका है ओपन मार्केट में। बात यह है कि ये IMF नहीं मानेगा। एक उनकी ये डिमांड थी, और सेकंड डिमांड IMF की ये थी कि पावर की जो प्राइस है इसको भी आप फर्दर इंक्रीज़ करें ताकि आपका सर्कुलर डेट कम हो। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में ये पराचा साहब जो फरमा रहे हैं, अगर तो आपके पास रिज़र्व्स होते, बेहतर हालात होते, तो फिर तो शायद आप कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अपने मसल दिखा के भी अपना इम्प्लीमेंट करवा लेती। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपने IMF को फॉलो करना है और उनकी कंडीशन में ये पहली बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो वो ना गवर्नमेंट अब ये बात करेगी, क्योंकि पानी सर से बहुत गुजर चुका है। क्योंकि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त इनके पास $19 बिलियन के रिजर्व थे।
आज $4.5 बिलियन के रिज़र्व हैं। हमने बहुत सारा टाइम ज़ाया किया है सिर्फ इस बात पर कि जनाब हम इसको नीचे ले आएंगे, वी आर बेटर निगोशिएटर। अब जो मांगने वाले की तो इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। पहले जो माजी में हमें कोई दोस्त ममालिक कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, अब वो कहते हैं जब तक आप फंड से आपकी अप्रूवल नहीं होती तो जितने भी आपकी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन देती हैं ना वो देंगे, ना कोई फ्रेंडली कंट्रीज को देने को आ जाते हैं जरा इस तरफ भी आ जाते हैं। काशिफ अनवर साहब, ये जो इस वक्त एक बात की जा रही है डिफरेंट स्लैब्स की कि इस तरीके से अगर करें, क्योंकि कल हमने ये देखा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर भी रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाने की कोशिश कर रही है हुकूमत ने, बढ़ाया अनाउंस किया ताकि जो इंसेंटिवाइज कर सके। इस प्रपोजल के ऊपर आप क्या कहेंगे? और फिर दूसरा ये कि हम अपना केस जो है फ्लड के हवाले से वो भी सही प्लीड नहीं कर पाए। $30 अरब का दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी फ्रेंडली कंट्री से, डोनर एजेंसी से, हमारे क्रेडिटर्स से, वो पूरी नहीं हो पा रही है। देखें, जहां तक ये प्रपोजल है जफर पराचा साहब की, देखें हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होनी चाहिए, चलनी चाहिए, इस वक्त हमें शॉर्ट टर्म जो भी फैसला करना है वो शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म फैसला नहीं है। अगर ये प्रपोजल भी, अगर देखें हम हिट एंड ट्रायल पे ही चल रहे हैं ना इस वक्त, हम क्यों नहीं इसको अप्लाई कर देते? अगर अब हम अप्लाई करते हैं और हमें इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, इट इज वेल एंड गुड। इससे देखें आपके मुल्क के अंदर डॉलर भी आएगा। अगर हम ये कहते हैं जैसे कि जफर पराचा साहब कह रहे हैं कि डॉलर्स बहुत है लेकिन डॉलर्स निकल नहीं रहे, तो क्यों ना हमें हर तरह की ऑप्शन इस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए कि डॉलर ज्यादा से ज्यादा बाहर आ जाए। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हम अपने रुपी को डीवैल्यू करते हैं और शॉर्ट टर्म में, मैं जाती तौर पे अपने रुपी को बहुत ज्यादा डीवैल्यू करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस शॉर्ट टर्म में अगर हम रुपी को डीवैल्यू करते हैं और हमारे डॉलर्स मुल्क के अंदर आते हैं, तो हमें कोई कदम लेने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त तो जी बिल्कुल इंक्यूबेटर में पड़े हैं। हमें तो इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए, जहां से भी आपको ऑक्सीजन मिल जाए। और जहां तक सवाल है कि हम अपने केस को प्लीड कर सके या हम अपने केस को प्लीड नहीं कर सके, देखें $10 बिलियन की तो जो है उन्होंने इन काइंड तो वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। अल्टीमेटली हमारे मुल्क के ऊपर हमें पैसे देने में हम पर एतबार ही कोई नहीं करता है, वो हमें पैसे नहीं देना चाहते। और इसका जवाब हमारे पास है कि क्यों हमारे ऊपर एतबार नहीं किया जाता और हमें पैसे नहीं मिलते। और वो कहते हैं कि हम आपको चीजें दे देंगे, हम आपको सामान भिजवा देंगे, हम आपकी कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, लेकिन हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये हमें अपने आप को भी करेक्ट करने की जरूरत है। और जहां तक हमारे दोस्त ममालिक ने नहीं दिया, वो शर्त तो अल्टीमेटली IMF के साथ लगा रहे हैं कि जब तक IMF इस बात पे एग्री नहीं होगा, जब तक IMF के साथ आपका 9th रिव्यू क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आपको डोनेशंस नहीं देंगे, तब तक हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और अगली जो इन्होंने हमारी जिन ममालिक ने भी हमें $10 बिलियन का कहा है, वो भी अगले 3 साल का कहा है। तो देखें, मैं लॉन्ग टर्म की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। इस वक्त तो हमें शॉर्ट टर्म फैसले करने हैं, इमीडिएट फैसले करने हैं। और इमीडिएट बात तब तक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा आपके मुल्क के अंदर, जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ये तमाम बातें जो हैं हमारी सियासी अशराफिया पॉलिटिकल एलीट को समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क है, ये मईशत है, तो वो भी है, सियासत भी है, सारी चीज़ें। बहरहाल पराचा साहब, अब एक मुझे ज़रा रिकॉल करें RDA रोशन डिजिटल अकाउंट, और उस वक्त जब गवर्नर स्टेट बैंक इनसे पहले वाले हुआ करते थे, डॉक्टर नाम मुझे उनका इस वक्त भूल रहा है, और जब वो पाकिस्तान में हॉट मनी के हवाले से हुआ था कि जनाब एक बड़ा हॉट मनी पाकिस्तान में आ रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आए थे, और उस वक्त तो गालिबन हम 13% के करीब थे उस वक्त। आज हम 17-18 पे जाने वाले हैं कल डॉक्टर बाकर रजा के दौर में। तो क्या वो स्ट्रैटेजी इस वक्त नहीं अपनाई जा सकती? नहीं सर, वो स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने टेंट में किसी हाथी को घुसाते हैं और जब वो जाता है वापस तो आपका टेंट उखाड़ के ले जाता है। जैसे अंजुम निसार साहब ने फरमाया कि हमको इस वक्त एमनेस्टी देनी चाहिए, गो कि हम इस वक्त एमनेस्टी नहीं दे सकते। तो यही मैंने तजवीज़ सागदार साहब को पिछले हफ्ते मीटिंग में दी थी इस्लामाबाद,
कि जनाब आप इसको मिनिस्ट्री का नाम ना दें, आप जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, मिनिमम लोगों के पास 10 से 12 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, वो आप बैंकों में जमा कराने की इजाजत दे दें। और उसके साथ साथ जो आप आरडीए में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इनको दे दें, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। और उसके साथ साथ मैंने ये भी तजवीज दी है कि हम $50,000 तक की जो एलसीज हैं उसकी पेमेंट हम करने को तैयार हैं इम्पोर्टर्स के लिए। और इसके ऊपर भी काफी उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मियां साहब ने फरमाया, मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो इन्होंने फौरी तौर पर फैसले करने हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वक्त एक अजीब मॉड्यूल है हमारे मुल्क में, तमाम पार्टियां अपोजिशन में है और तमाम पार्टियां हुकूमत में है, सिवाय ब्लेम गेम के और कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, क्योंकि जैसे मियां साहब फरमा रहे हैं कि जो भी फैसला करना है फौरन करने की जरूरत है। इस वक्त आप वेंटिलेटर पे हैं और आपको जो है ना इसको चीजों को ठीक करना है, लॉन्ग टर्म छोड़ दें, फौरी तौर पे जो इमीडिएट करने वाला काम है वो करें। श्रीलंका का मॉड्यूल हमारे सामने है और हमने भी वही काम किया, हमने फॉरेन एक्सचेंज पे पाबंदी लगा दी, डॉलर खरीदने में पाबंदी लगा दी, डॉलर ले जाने पे पाबंदी लगा दी। उससे क्या हुआ कि वो चीजें और खराब हो गई और ग्रे मार्केट को और हवाला मार्केट को हम प्रोमोट और फैसिलिटेट करने में हम उनके वाले बन गए। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। ठीक, तो इसको रेट्स को सही करें, चीजों को ठीक करें और फैसले फौरन करें। अंजुम निसार साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो अभी बात की जा रही है कि ग्रे मार्केट जो है वो फैसिलिटेट हो रही है इतने बड़े ह्यूज स्प्रेड के साथ। पाकिस्तान में ऑफिशियल जराए से डॉलर आ नहीं रहे और आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है कि 25-30 रुपए के फ़र्क से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से बहुत मुश्किल से हमारी जान छूटी है। उसके लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ा था। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम आ रहे थे, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की तरफ हम आ रहे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये हालात अगर कंटिन्यू करते हैं तो एक बार फिर FATF खड़ा है, क्योंकि ग्रे मार्केट, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, वो तो आपके पास तलवार खड़ी हुई है एक। अंजुम निसार साहब जी, ग्रे मार्केट की जो आपने बात की, मैं आपकी एंड पे मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। एंड पे जो आपकी जो चंद जुमले होते हैं वो रह जाते हैं। पर एनी हाउ, जो मैं आपकी बात समझाऊं कि ग्रे मार्केट में से तो डेफिनेटली FATF से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, लेकिन बात यह है कि जब एक डॉलर के रेटों में इतना फ़र्क होगा तो एक आम आदमी वो क्यों अपना लीगल चैनलों से भिजवाएगा। जब उसको 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अपना फ़ायदा देखेगा। तो जितनी भी रेमिटेंस आ रही है वो तो डेफिनेटली, ये तो एक पॉलिसी में एक लूप होल है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। और कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो वो सिस्टम ही कंट्रोल कर सकता है, या आप उसके रेट करीब करें, जब ये मामला तो बेहतर हो सकते हैं। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ इस वक्त एक जो दूसरी बात कि ये जो स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया 27 दिसंबर को कि जी आप DA के ज़रिए माल मंगाएं। अब सूरत हाल है, DA के भी सुन लीजिए। जिस वक्त किसी मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस हों, आपको 365 दिन के उधार पे कोई माल देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। अब ये गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने एक जो है ना ये इम्प्लीमेंट करवाने की जो कोशिश की है कि आप 365 दिनों के आप DA करवा के लाएं। हो क्या रहा है, हवाला हुंडी से पैसे जा रहे हैं। अगर $1,00,000 की LC है तो वो $1,00,000 आप अपने प्रिंसिपल को दे रहे हो और उसको साथ कह रहे हो कि जनाब आपके पैसे पूरे हो गए, आप हमें $1,00,000 का जो माल है वो भिजवा दें। आप अगर स्टेट बैंक है ना कि ताहयात DA कर दें तो लोग उसके लिए भी करवा लेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि DA इस वक्त आपको कोई दूसरा मुल्क दे नहीं रहा, और अगर कोई दे रहा है तो इस वजह से दे रहा है कि आपकी 100% जो पेमेंट है अगले के घर पहले पहुंची हुई है। तो ये कोई जो भी पॉलिसी या जो भी कोई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नई जो रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लें, इम्प्लीमेंटेबल भी हो। इस वक्त सूरत हाल है कि आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी बहुत बेतहाशा शॉर्टेज है। इस वक्त आप देख लें आपके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स की बेतहाशा शॉर्टेज है, क्योंकि आपकी एलसीज नहीं खुल रही। अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल ऑलरेडी टेक्सटाइल का तो सत्यानाश हो गया है। बहुत सारी इंडस्ट्री, सर मैं कल पढ़ रहा था, एक इंडियन न्यूज़पेपर लिखता है पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हम बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, तकरीबन 70 लाख के करीब अफराद बेरोजगार हुए पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर से। काशिफ अनवर साहब,
ये हवाला मार्केट, ये डिस्पैरिटी इस वक्त जो है जितना बड़ा स्प्रेड है और उससे ग्रे मार्केट जो है वो पनप रही है। अगेन माय क्वेश्चन, माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज फैटफ की से बड़ी मुश्किल से निकले, ये तो दोबारा वहां पे जाने वाली बातें हो रही हैं, फंसने वाली बातें हो रही हैं। देखें, बात ये है कि आंखें हम सबको खोलनी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर जितनी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, एफएटीएफ की तलवार उतनी लटकती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें समझाने की ज़रूरत है, इस वक्त कन्विंस करने की ज़रूरत है आईएमएफ को कि इस वक्त जिस क्राइसिस से हम चल रहे हैं की जाए, और हम अगर अपने केस को प्रॉपरली प्लीड करें आईएमएफ के साथ, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कर भी रही होगी, और उसे अगर नहीं कर रही तो उसे इससे बेहतर तरीके से करना चाहिए, ताकि इस वक्त इशू देखें, तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो अगर हम ग्रे इकोनॉमी को भी एनकरेज कर रहे हैं तो वो हमारी गलती है, हमारी पॉलिसीज की गलती है। अगर इतना बड़ा स्पैन आ गया है हमारे डॉलर के रेट में, इंटरबैंक में और ग्रे में, तो हमें उस पॉलिसी को चेंज कर देना चाहिए। हम क्यों उस पे रिस्ट्रिक्ट हैं और क्यों हम उस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं? ये बात तो देखें सोचने वाली है, समझने वाली है। हम तो शोर मचा रहे हैं, फैसला हमने नहीं करना। फैसला इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने करना है, फैसला इस वक्त एडवाइजरी ने करना है, फैसला इस वक्त गवर्नमेंट ने करना है। क्या जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम शोर मचा रहे हैं, क्या हमारी वो बात मनोवन मानी जा रही है? देखें, हम तो शोर मचा सकते हैं, हम शोर मचाएंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमें तमाम उन चीज़ों को भी देखना है कि एफएटीएफ के क्या रिजर्वेशंस होंगे, लेकिन आपके मुल्क की सलामती इस वक्त सबसे पहले है। अगर हम अपना कोई डिक्लेरेशन अनाउंस कर देते हैं और हमें अगर हम लूप में ले लें आईएमएफ को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ हमें ये इकदाम ना उठाने दें। हमें उस पैसे को अल्टीमेटली जब हम कोई डिक्लेरेशन देंगे तो हमारा टैक्स बेस भी बढ़ेगा, हमारी रिटर्न फाइलिंग भी बढ़ेगी, हमारा टैक्स नेट भी बढ़ेगा। तो हमें अपने केस को प्रॉपरली प्रिपेयर करके प्लीड करने की जरूरत है। हम और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वक्त ऑन बोर्ड लेके चलने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं है ना, इतनी बड़ी फेडरेशन और सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स मुल्क में जाल बिछा हुआ है। जब किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं है तो फिर फायदा क्या सारी चीजों का? मैं यही तो कह रहा हूं, ये इसलिए फायदा नहीं है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं है। खुदारा हमें ना बताएं कि फेडरेशन और चैम्बर्स इस मुल्क के अंदर है। खुदारा ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को बताएं कि वो एक पेज के ऊपर बैठे। हम तो मिन्नते तरले कर रहे हैं ऑपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी कि एक पेज के ऊपर बैठ जाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें। जब तक आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बनाएंगे तब तक आपका मुल्क नहीं चलेगा। आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। हमें इस बात की समझ है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को इस बात की समझ होनी चाहिए कि जनाब ये प्लेग्राउंड तब चलेगी जब ये दोनों आपस में इस मुल्क को चलाने की जफर फराचा साहब, ये तमाम मामला जो है मुझे अच्छी तरह याद है, इंटरबैंक से शुरू हुआ था, फिर वो कुछ हुआ कि जनाब इनके जो है इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं वो भी नज़रों में आ गए थे, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई और कहा यह जा रहा है कि कल जो है शायद वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ जाए। बांग्लादेश में इसी तरह की सूरत हाल थी, उन्होंने अपने ट्रेजरी हेड्स को जो है वो बिहाइंड द बार्स भेज दिया था। पाकिस्तान में क्या कुछ तवक्का है, उम्मीद की जाए कि जहां से ये मामला शुरू हुआ था वहां पर किसी को उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? बिल्कुल जिम्मेदारी डाली जाए, और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो इन्होंने उस वक्त जो रेट्स लगाए थे इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को, उसका मिड रेट लगाएं। ये सारा रिकॉर्ड पे है। अगर उन्होंने बैंक से एक्सपोर्टर से लिया 230 में और इंपोर्टर को बेचा 250 में, तो उसका मिड रेट निकालें। उस दिन का एक्सपोर्टर की 50% पैसे वापस करें और 50% पैसे एक्सपोर्टर को वापस करें। ठीक है जनाब, एक तो उसका ये हाल है। और उसके साथ उनको पेनल्टी लगाइए, और पेनल्टी के साथ साथ उन लोगों को लाइफ टाइम उनको आप ब्लैक लिस्ट करें, उन बैंक ऑफिसर्स को, ताकि दोबारा ये काम ना कर सके।
इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त जो आपने कहा कि 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आटे के ट्रक लुट रहे हैं, तो अब जो मजीद टैक्सेस लगाने की बात हो रही है IMF के जी जी जी, मिनी बजट सर, मिनी बजट 200 अरब रुपए का मिनी बजट कहा जा रहा है। बजट अवाम के ऊपर आए, वो गवर्नमेंट और उसके जो लोग हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। हुकूमती खराजात कम होने चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस के खराज जो उनके जो पर्क्स हैं वो खत्म होने चाहिए, और जो उनके सवाबदीदी फंड है वो खत्म होने चाहिए। नहीं तो खुदा ना करे इस मुल्क में जो है ना, जो हमें खुरेजी नजर आ रही है, ये 70 लाख के 1.5 करोड़ अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत बुरे हालात हैं। तो इसके ऊपर जो भी फैसले करने हैं वो जल्दी करें, और अब मजीद अवाम के ऊपर कोई टैक्सों का बोझ ना डालें, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है ना अपना सांस और जिस्म का रिश्ता रखना महाल हुआ है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है, और एमनेस्टी के ऊपर आप बिल्कुल लेके आइए, फ्री करें बजाय आप खुदा ना करे डिफॉल्ट करें या $1 बिलियन के लिए दर बदर जाएं। तो एमनेस्टी लेके आइए, उसका नाम आप कुछ भी रखें, गोल्ड की एमनेस्टी भी लेके आइए, गोल्ड के सर्टिफिकेट इशू करें, और उसको जो एक डेड इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म किया जाए। वो भी अगर आप देखें तो अपने लोगों पे इन्हिसार करें। एक्सपोर्ट जो आपकी इनफॉर्मल है उसको फॉर्मल तरीके से लाएं। ठीक है। इस वक्त तकरीबन आईटी की जो काशिफ अनवर साहब, जो इस वक्त बात की जा रही है 200 अरब रुपए मालियत के नए टैक्सेस और मिनी बजट, ये हालात कहाँ चले जाएंगे? और फिर एमनेस्टी की जो बार बार जफर पराचा साहब बात कर रहे हैं कि इस वक्त कायल करें, IMF को कायल करें, विच इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त तबाहकुन, मुआशी, सियासी और सैलाब के बाद के हालात, हमें अपना केस सही प्लीट करना होगा, सियासत से निकलकर मईशत के ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत की मजबूरी है, अगर ये बजट आ जाता है, डॉलर हो जाता है 300 का, तो ये तो बैकलैश होगा इस हुकूमत के ऊपर, और अगले हुकूमत चाहे वो कोई भी जमात आए उनके लिए हालात और ज्यादा खराब होंगे। मुआशी हालात, कोई इस धोखे में ना रहे कि वो आके 200-400 लोगों की टीम से इस मुल्क की मईशत को सही कर लेगा। काशिफ साहब देखें, मैं आपको ये बताता हूं कि पिछले दिनों हम इस्लामाबाद में थे और रावलपिंडी चैम्बर्स ने एक कन्वेंशन बुलाया हुआ था। हम वहां पर तकरीबन 54 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स थे, और हमने वहां पर कैटेगोरिकली ये फैसला किया है कि हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, हम तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन से, हम पाकिस्तानी अवाम से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करते तो पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शंस का बायकॉट करना चाहिए। पहले ये फैसला करें कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी अनाउंस करना है या नहीं करना, उसके बाद ये इलेक्शंस अनाउंस करें। हमारी तरफ से इलेक्शंस परसों अनाउंस कर दें, लेकिन कल चार्टर ऑफ इकोनॉमी अनाउंस करें कि हम एक पेज पे आ गए हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, इन्होंने एक्सपोर्ट्स का क्या करना है, इन्होंने इंपोर्ट्स का क्या करना है, इन्होंने क्या वाटर रिजर्वॉयर्स का करना है, इन्होंने क्या डैम्स का करना है। देखें, अगर हम ही ने ये सब कुछ, अवाम ने अगर ये सब कुछ स्क्वीज होना है, तो मैं ये समझता हूं कि जितनी भी असेंबलीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तमाम की तनख्वाहों को बंद कर देना चाहिए, उनकी तमाम फैसिलिटीज को रोक लेना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड आप इमरजेंसी इस वक्त अनाउंस कर दें, जितनी सब्सिडीज दी हैं अक्रॉस द काशिफ अनवर साहब और जफर पराचा साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अंजुम निसार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, अब ये जो सूरत हाल है आपके सामने है, 200 अरब रुपए मालियत के नए टैक्सेस पर मबनी मिनी बजट की इस वक्त बात हो रही है, और इन हालात में ये जो प्रपोजल था इस वक्त कहा गया कि जनाब चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम सियासत ही मुआशी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। जनवरी तक IMF के प्रोग्राम से निकल के जब बाहर आ गए थे, उस वक्त की हुकूमत का ये जो इंतहाई संगीन तरीन, ख़तरनाक तरीन जुर्म जिसे कहा जाए कि आप चलते हुए प्रोग्राम से बाहर निकल आए और आपकी मैशत जो है उसकी ऐसी की तैसी हो गई। तो हमारे यहाँ तो सियासत ही इन चीज़ों के ऊपर हो रही है, और फिर इनको जो देर लगी, तकरीबन 6 हफ्ते इन्होंने ये सिर्फ सोचने में लगाया कि IMF प्रोग्राम में जाना है नहीं जाना, ये उससे ज़्यादा जो है वो बदतर गुना हुआ था। अंजुम साहब। ब्रदर, मैं आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी अब सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो सियासत इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही है कि आईएमएफ के चलते हुए प्रोग्राम से आप बाहर आ गए और उसके बाद अगली हुकूमत के ऊपर परेशानियों के अंबार लग गए। फिर अगली हुकूमत जो है वो फैसला नहीं कर पाई कि जनाब जाना है आईएमएफ में या नहीं जाना है, उसके अपने पॉलिटिकल। तो ये सियासी फैसले जो है ये हमने कॉम्प्रोमाइज किए मुआशी फैसलों को, ये सबसे बड़ा नुकसान है। हम क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है साइन करेंगे? अंजुम साहब, अगेन सेम प्रॉब्लम जी, अगेन सेम प्रॉब्लम। गुजारिश ये है कि जो मैं समझ सका हूँ, देखें सख्त फैसले तो करने पड़ेंगे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और अगर हम सख्त फैसले नहीं करेंगे, आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ को नहीं मानेंगे, तो मसला नहीं आगे चलेगा। गुजारिश ये है कि हमें हर सूरत अब जो है सख्त फैसले करने पड़ेंगे और आइंदा के लिए हम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। हमारे मुल्क की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, हमारे सियासतदानों ने माजी में अच्छे फ़ैसले नहीं किए। ये आईपीपीज़ जो है एक ब्लैक होल रहा है हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए, जिसकी वजह से हम आज इस गर्दाब में फंसे हुए हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। दुनिया में 200 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान एक है। हमारी ज़राअत पीछे है, हमारी एक्सपोर्ट्स पीछे है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। चीज़ें 500 हैं करने वाली, लेकिन बात यह है कि हम कुछ सियासी गवर्नमेंटें हैं, ये जितनी सियासी पार्टी हैं इनके पास शैडो गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग ना करें। बहुत सारी दुनिया में काम बेहतर हो रहे हैं और हम में और दुनिया का गैप जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। चीज़ें अगर हम बेहतर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं और बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। एक तो यह कि गवर्नमेंट डायलॉग करेगी तो कोई नया व्यू सामने आएगा। मैं रोज़ देखता हूँ कि इंडिया में अगर चीनी अपना गन्ना जो है वो 2500 मन ले रहे हैं फी एकड़, हमारे यहाँ 800,000 ले रहे हैं। चावल की प्रोडक्शन 40% बढ़ा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से। इस वक्त आपकी न्यून सिटी में 10 लाख जॉब्स जो हैं वो आपकी क्रिएट हुई हैं सऊदी अरब में। उसके लिए मैन पावर तैयार करें, फिर आपकी आईटी में कोई बेहतरी लाएं। और अगर आईटी में लोग डिग्रियाँ लेके निकल रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का भी एहतसाब करें कि भाई आप ये क्या निकाल के भेज रहे हैं। आपके स्टूडेंट इस काबिल नहीं है कि वो जॉब मार्केट में जाके काम कर सकें। तो अकाउंटेबिलिटी इस हमारे मुल्क में है ही नहीं। हमें इसे हर टीयर पे करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो हमारी सिमत दुरुस्त होगी। हमारे सियासतदान हैं वो सियासी फ़ैसले करते हैं, इक्तिसादी फ़ैसले नहीं करते, जिस वजह से उनको सिर्फ अपने वोटों से गर्ज है। ये सबसे बड़ा अलमिया के सियासतदान सियासी फैसले कर रहे हैं, इक्तिसादी फैसले नहीं कर रहे। इक्तिसादियात को, मईशत को जो तरजीह देनी चाहिए उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। डॉलर का मसला नहीं है, डॉलर वाफिर मकदार में मौजूद है, रेट का मसला है। इसी तरीके से पावर जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज़्यादा कारखाने लगा दिए बिजली की पैदावार के, लेकिन ट्रांसमिशन के ऊपर नहीं लगाई। तो आज वही बिजली जो है हम हासिल नहीं कर पा रहे। सारा इंपोर्टेड फ्यूल पे लगाया, ये जुल्म हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियां अंजुम निसार साहब, हमारे साथ और काशिफ अनवर और जफर पराचा साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।